नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 अप्रैल दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना प्रशासन ने गेहूं अधिप्राप्ति तैयारी शुरू की। बिहार में ईंधन और एलपीजी आपूर्ति बनी सामान्य। पटना बनेगा मत्स्य पालन का प्रमुख हब। पटना में छात्रों और मजदूरों को मिलेगा छोटा गैस कनेक्शन। हाईकोर्ट का आदेश, वाहन जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना की सभी निचली अदालतों का समय बदला। पटना न्याय मंडल ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए अपनी निचली अदालतों का समय बदल दिया है। 13 अप्रैल से अदालत सुबह की पाली में संचालित होगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव के आदेश के तहत यह बदलाव पटना उच्च न्यायालय के निर्देश और अधिवक्ता संघ की राय के बाद लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार पहली पाली सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक, वही दूसरी पाली 10:30 बजे से 1 बजे तक चलेगी। बीच में आधे घंटे का अवकाश रहेगा। यह व्यवस्था 27 जून तक लागू रहेगी और पटना सदर, बाढ़, पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी व पालीगंज अदालतों पर प्रभावी हो रहेगी। बिहार की 1 करोड़ जीविका दीदियों को मिलेगा बीमा। बिहार सरकार ने 1 करोड़ जीविका दीदियों को बीमा कवरेज देने का अभियान शुरू किया है। 15 अप्रैल से 31 मई तक बीमा सुरक्षा उत्सव के तहत घर घर जाकर महिलाओं को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शामिल है। यदि कोई महिला दोनों बीमाओं में बीमित होगी तो कुल 4 लाख तक होगा। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना और दीदियों को अपने पति का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना है। पटना प्रशासन ने गेहूं अधिप्राप्ति तैयारी शुरू की। पटना डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने धान प्राप्ति प्रक्रिया शक्ति लागू देते हुए 3 दिनों में भौतिक सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सभी प्रखंडों में अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हर पैक्स में व्यापार मंडल से खरीदे गए धान की रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। किसानियों के लंबित भुगतान 48 घंटे के भीतर करने का आदेश दिया गया है। साथ ही देरी पे कार्रवाई भी होगी। सीएमआर आपूर्ति भी तेजी करने को कहा गया है। साथ ही रबी विपणन मौसम 2026-27 के लिए गेहूं खरीद की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बिहार में ईंधन और एलपीजी आपूर्ति बनी सामान्य। बिहार में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरक की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। राज्य सरकार, ओएमसी और कृषि विभाग ने पर्याप्त स्टॉक और सुचारू वितरण की पुष्टि की है। पेट्रोल पंपों में रोजाना 4550 केएल पेट्रोल और 9120 केएल डीजल की आपूर्ति हो रही है, जबकि 2.33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को रोजाना 3.8 लाख सिलेंडर मिल रहा है। डीजल बुकिंग 93% तक हो गई है और डीएससी 90% मामलों में इस्तेमाल हो रहा है। कालाबाजारी व जामखोरी पे सख्ती जारी है। किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-22333555 संचालित है। पटना बनेगा मत्स्य पालन का प्रमुख हब। बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड एनएफडीबी ने पटना में नंदलाल छपरा में पटना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फैसला किया है। 5.68 एकड़ जमीन पर यह केंद्र अप्रैल के अंतिम सप्ताह में काम शुरू करेगा। पटना का यह ऑफिस बिहार और पूर्वी भारत के मछली पालकों के लिए ज्ञान और प्रशिक्षण हब के रूप में काम करेगा। बायोफ्लॉक जैसी आधुनिक तकनीक सीधे तालाबों तक पहुंचाई जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना और सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते तक पहुंचेगी। साथ ही पड़ोसी राज्यों के अधिकारी भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिहार में 15 नई फैक्ट्रियों के लिए योजना तैयार। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 जिला पटना, गया, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में मेगा प्लान तैयार किया है, जिसमें 15 नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। इसके लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश और 64 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होगा। फैक्ट्रियां फूड प्रोसेसिंग, रबर, कपड़े, प्लास्टिक, आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्थापित होगी। एचआर फूड प्रोसेसिंग, निरानी शुगर्स और संजीवनी मीडिया जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल है। राज्य में एक साल में 747 फैक्ट्रियों के प्रस्ताव है। इससे रोजगार बढ़ेगा, प्लान रुकेगा और बिहार औद्योगिक रूप में विकसित होगा। 5 घंटे में पटना पहुंचने के मिशन को मिलेगी तेजी। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के किसी भी कोने में पटना केवल 5 घंटे में पहुंचा जा सके। हालांकि 141 रेलवे फाटक रोज जाम लगाने का कारण बन रहे हैं, जिससे यह मिशन बाधित हो रहा है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लंबित बात आरओबी को प्राथमिकता में स्वीकार देने की गुहार लगाई है। इन आरओबी के बनने के समय और ईंधन की बचत होगी, जाम कम होगा और प्रदूषण घटेगा।
ये फाटक मुख्य जिलों को जोड़ने वाली सड़कों पे स्थित है, जिनमें औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, जमुई और मुजफ्फरपुर शामिल है। पटना में छात्रों और मजदूरों को मिलेगा छोटा गैस कनेक्शन। पटना में छात्रों और मजदूरों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब वे सिर्फ 17,050 रुपए में 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर का नया कनेक्शन ले सकते हैं, जिसमें भरा हुआ सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइपलाइन मिलेगा। इसके लिए केवल आधार कार्ड की जरूरत है, एड्रेस प्रूफ की बल्कि नहीं। बोरिंग रोड, अशोक राजपथ और राजा बाजार में कैंप लगाकर सिलेंडर वितरित की जा रही है। खाली सिलेंडर 625 रुपए में तुरंत भरवाया जा सकता है। बड़े 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फुलवड़िया की एक एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द किया गया है, जिससे 20,000 उपभोक्ताओं को दूसरे एजेंसी में शिफ्ट किया गया है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में अगले कुछ दिनों की बात करें तो मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 9 अप्रैल तक येलो और कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और तेज हवा की संभावना है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। साथ ही वज्रपात का भी खतरा रहेगा, इसलिए लोगों को घर से बेवजह बाहर ना निकले और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे ना खड़ा हो। किसानों की फसल कटाई के लिए जल्द करने और उसे सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। नगर निगम ने ओटीएस से सबसे ज्यादा राजस्व कमाया। पटना नगर निगम को वित्त 2025-26 में सर्वाधिक 125 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में मिला, जबकि कुल राजस्व 250 करोड़ रहा। राज्य भर के शहरी निकायों ने ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से 565 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स वसूल, जो निर्धारित लक्ष्य 533 करोड़ से 106% अधिक है। इस दौरान 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कुल राजस्व 908 करोड़ रहा। बिना होल्डिंग आईडी वाली संपत्तियों की पहचान बिजली बिल के आधार पर की गई। सरकारी विभागों ने भी टैक्स जमा किया। साथ ही अप्रैल जून तक संपत्ति कर पे 5% की छूट उपलब्ध रहेगी। मोकामा नया गंगा पुल जून से खुलेगा ट्रेनों के लिए। मोकामा में गंगा नदी पे राजेंद्र सेतु के बगल में नया पुल का काम पूरा हो चुका है और जून से ट्रेनें चलेगी। पुल को पटना झाझा मेन लाइन से जोड़ा जा रहा है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नया पुल आधुनिक तकनीकों से बना है, जो रफ्तार और भारी ट्रेन जैसे वंदे भारत, अमृत भारत का भार सह सकेगा। दोनों शहरों पर आरओआर फ्लाईओवर बने हैं, जिससे मेन लाइन ट्रेनों को रोकना नहीं पड़ेगा। पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 2 साल में वंदे भारत ट्रेन मेंटेन होगी। आरआर डिपो में आईओटी और मशीनें लर्निंग लागू होगी। साथ ही पटना जंक्शन और 22 स्टेशनों का नवीकरण भी जारी है। पीएमसीएच प्रशासन ने जल व्यवस्था सुधारने का लिया निर्णय। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में प्रशासन ने 4 नई आरओ मशीन लगाने का निर्देश दिया है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। पुराने भवनों को टूटने से पानी की पुरानी व्यवस्था प्रभावित हो गई है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों में परेशानी बढ़ी थी। अगले 1 सप्ताह के भीतर ओपीडी काउंटर के पास, 2 फिजियोलॉजी विभाग के पास और 1 सीयूबी टावर के पास आरओ मशीन लगाई जाएंगी और हर मरीजों को कम से कम हर मशीन की क्षमता 80 लीटर है। नए ओपीडी टावर मरीजों को विभागों और चिकित्सक तक मार्गदर्शन के लिए 500 संकेत भी जारी किए जाएंगे। पटना में मोइनुल हक स्टेडियम स्विमिंग पूल खुला। पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का स्विमिंग पूल आम जनता और खिलाड़ियों के लिए खुल गया है। अप्रैल से अक्टूबर तक संचालन होगा। साथ ही महिलाएं, बच्चों और प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए अलग टाइम स्लॉट और प्रशिक्षण सुविधा है। 1 घंटे का शुल्क लगभग 200 रुपए है। सुबह और शाम विभिन्न स्लॉट तय किए गए हैं। राज्य स्तरीय खिलाड़ी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे और पारिवारिक सदस्य अलग अलग समय में अभ्यास कर सकते हैं। सदस्यता शुल्क वयस्कों के लिए 10,000 रुपए, बच्चों के लिए 7,000 रुपए और खिलाड़ियों के लिए 3,000 रुपए और पारिवारिक सदस्यता 21,000 रुपए है। अतिथि शुल्क प्रति घंटा 200 रुपए है। पटना हाईकोर्ट पॉक्सो केस में सजा पर रोक। पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपी मोहम्मद कुर्बान को राहत दी। कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की उम्र सही आकलन नहीं किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 16 से 18 वर्ष बताई गई थी, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर लागू कर इसे 18 से 20 वर्ष माना गया है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट केवल नाबालिगों पर ही लागू होता है, इसलिए सजा को अनुचित ठहराया गया। अदालत ने आरोपी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है, यदि उसके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित ना हो। 14 और 15 अप्रैल को पटना साहिब महोत्सव में दिखेगा संस्कृति का रंग।
पटना साहिब महोत्सव 14 और 15 अप्रैल को पटना में आयोजित होगा, जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में बिहार की संस्कृति, विरासत, लोक नृत्य और लोक गायन को आकर्षक के रूप में पेश किया जाएगा। आयोजन को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है, जिसमें सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 8 अलग अलग कोषांग बनाकर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पटना साहिब को इस महोत्सव के जरिए और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक। बिहार सरकार ने जनगणना कार्य को प्रभावित न होने देने के लिए चुनिंदा कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह रोक 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को लेटर भेजा है। देश भर में 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू हो चुकी है। बिहार में स्वगणना 17 अप्रैल से 1 मई तक होगी। इसके बाद 2 मई से मकानों का सूचीकरण और 9 से 27 फरवरी 2027 तक घर घर सर्वे होगा। इस बार की जनगणना डिजिटल और जातिगत जानकारी सहित होगी। पटना में फर्जी शपथ पत्र दिखाकर हासिल किया टेंडर। बिहार में पटना स्थित कंपनी नेकॉफ ने BRBN से करोड़ों का बिजली सप्लाई ऑर्डर हासिल किया, जबकि हरियाणा बीज निगम ने इसे सितंबर 2023 में ब्लैकलिस्ट किया था। कंपनी ने एफिडेविट में गलत जानकारी देकर दावा किया कि उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। पटना ने कंकरबाग स्थित E116 मकान को बीज प्रोसेसिंग यूनिट बताया गया, लेकिन यहाँ केवल ऑफिस था। BRBN ने इसके बावजूद पिछले 2 महीनों में 42 करोड़ का भुगतान किया। मामला प्रकट होने पर प्रबंधन निदेशक और कृषि मंत्री ने जांच और नियम अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बख्तियारपुर में वंदे भारत में पत्थर फेंकने वाला गिरफ्तार। बख्तियारपुर स्टेशन के पास 26 मार्च को पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन संख्या 22234 पे पत्थरबाजी करने वाले आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल RPF ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में कोच C1 की सीट 41, 42 और 43 के शीशों में दरार आ गई थी। जांच के दौरान CCTV फुटेज में एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 की मौकामा छोर से ट्रेन पर पत्थर मारते हुए देखा गया। फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान 54 वर्षीय अजय कुमार के रूप में हुई, जो नालंदा का निवासी है। RPF और GRP की संयुक्त टीम ने उसे बख्तियारपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीबीएसई ने फाउंडेशन एकेडमी की मान्यता किया रद्द। IIT पटना बेहटा परिसर में स्थित फाउंडेशन एकेडमी और IIT प्रशासन के विवाद में नया मोड़ आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। IIT के कुल सचिव प्रोफेसर AK ठाकुर ने बताया कि फाउंडेशन एकेडमी और विश्वासन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के बीच 33 साल का समझौता नियमों के खिलाफ है और इसमें छात्रों को भी धोखा दिया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने 11 फरवरी 2020 को स्पष्ट किया था कि यह समझौता अमान्य है। स्कूल के प्रिंसिपल आभा कुमारी के दावे को पूरी तरह गलत बताया गया है। बिहार में भारत नेपाल सीमा पर जारी हाई अलर्ट। बिहार में भारत नेपाल सीमा बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। DGP विनय कुमार की अध्यक्षता में पटना के सरदार पटेल भवन में उच्च स्तरीय बैठक राज्य पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और केंद्रीय एजेंसियों ने रेल मार्गों को संभावित घुसपैठ और संगठित अपराध रोकने की रणनीति बनाई। सीमावर्ती रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सघन जांच और तकनीकी उपकरणों से संदिग्ध सामान की जांच शुरू की जाएगी। इसके अलावा अपराधी की जांच में फोरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। 13 नई फोरेंसिक लैब अगले 2 वर्षों में सक्रिय होगी। पॉक्सो कोर्ट ने नीट छात्र मामले में सर्च वारंट डाला। पटना की पॉक्सो कोर्ट ने नीट छात्र मौत के मामले में आरोपी हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के आवास और संभव गर्ल्स हॉस्टल की तलाशी के लिए CBI द्वारा मांगे गए सर्च वारंट को अभी नहीं दिया। अदालत ने दोनों आवेदन लंबित रखते हुए 10 अप्रैल को सुनवाई तय की गई। कोर्ट ने पूछा कि हॉस्टल और आवास को सील हटाने की अभी जरूरत क्यों है, जबकि जांच जारी है। छात्र के परिजन ने सील हटाने से जांच प्रभावित होने का विरोध किया। मनीष के वकील ने दावा किया कि उनका परिवार 5वें तल्ले पर रहता है और हॉस्टल की गतिविधियों से अलग है। अदालत ने पहले हुए सर्च और सीलिंग की जानकारी भी मांगी। मछली पालकों के लिए अप्रैल में विशेष एडवाइजरी। बिहार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने अप्रैल माह में मछली पालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें ग्रास क्रॉप का ब्रीडिंग कार्य हैचरी में अभी शुरू करने की सलाह दी गई है, ताकि उत्पादन बढ़े और आय में वृद्धि हो।
नए तालाब के लिए उचित स्थान चुनने, पुराने तालाबों की मरम्मत और सुधार कार्य पर करने के जोर दिया गया। साथ ही मौसम बदलाव और बरसात में ऑक्सीजन घटने की आशंका के मद्देनजर एयर रेशन या जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। यह उपाय मछली पालन में सफलता सुनिश्चित करेंगे। हाईकोर्ट का आदेश, वाहन जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य। पटना हाईकोर्ट ने खनन अधिकारियों को वाहन जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव राय ने कहा कि यह कदम राज्य सरकार और वाहन मालिकों के बीच चूहे बिल्ली जैसी परिस्थितियों को रोकने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को वाहन रोकने, निरीक्षण करने और जब्ती तक की पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड करनी होगी ताकि किसी भी तरह का भ्रम या विवाद उत्पन्न ना हो सके। यह निर्देश निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है, जिससे कानून के सही पालन और जवाबदेही बनी रहे। पटना में रेबीज मुक्त बनाने के नए कुत्ता अभियान। पटना नगर निगम ने शहर में रेबीज मुक्त वातावरण बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। पिछले 6 महीनों में 7,333 आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण किया गया। प्रत्येक वार्ड में लगभग 10 फीट में डॉग फीडिंग जोन बनाए जाएंगे ताकि स्वच्छता बनी रहे और कुत्तों को अनियंत्रित आवाजाही नियंत्रित हो। रामचक बैरिया में 1.9 एकड़ भूमि पर 2000 कुत्तों के लिए बड़ा डॉग शेल्टर प्रस्तावित है। शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम, टोल फ्री और व्हाट्सएप की सुविधा है। नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि अभियान सफल और कुत्ता काटने की घटनाएं कम हो। इरफान पठान ने वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग की। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की मांग की है। आईपीएल 2026 में मुंबई के खिलाफ वैभव ने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पे छक्का लगाते हुए 14 गेंदों में 39 रन बनाए। पठान ने कहा कि इतनी कम उम्र में यह प्रदर्शन अद्भुत है और सिलेक्टर्स को इंतजार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वैभव को वंडर किड बताते हुए भारत के लिए उनका जल्द डेब्यू कराने की अपील की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिए हैं उनके नाम है उपेंद्र कुमार, राकेश कुमार, संजीव कुमार, दयानंद सिंह, गणेश कुमार और संतोषी सिंह राजपूत। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या बारिश से पटना में जल जमाव की समस्या से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।